अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली में, यानी कि इंडिया की जो राजधानी है दिल्ली। और आज हमारी ड्राइव है यहाँ से 200 किलोमीटर दूर एक जगह पर जाने की। बिल्कुल सही समझें, अभी तक हमने जितने भी किले विज़िट किए हैं, फोर्ट विज़िट किए हैं, वो इस तरीके के हैं कि जिसमें इंसान अभी तक आते जाते रहते हैं और इंसानों के ज़ेर इस्तेमाल वो जगह है। लेकिन आज मैंने कुछ प्लान बनाया है यूनिक करने का। यूनिक ये है कि आज हम जाएँगे एक ऐसी जगह पर जो कि बनाया तो इंसानों ने था, लेकिन अब कहते हैं कि वहाँ पर जिन्नात का बसेरा है। इलाका आपका गैस भी आपको ही करना पड़ेगा। भारत की अगर राजधानी से 200 किलोमीटर का फासला अगर तय करें ना, तो एशिया की, भारत की भी नहीं बल्कि कह लें कि एशिया की पुरसरार एक जगह आती है जिस पे कह लें कि कई उस मकाम से अजीबो-गरीब और वाक़यात भी रोनुमा होते रहते हैं, वाबस्ता भी हैं, जिसको उस इलाके को भूत बंगले के नाम से भी जाना जाता है। इतना हिंट दे दिया आपको मैंने। चलें टाइम ज़ाया नहीं करते बताते हैं। आज हम जा रहे हैं भानगढ़ किले में और वहाँ से हम आज देखेंगे कि वहाँ की आखिर हिस्ट्री क्या है और वो क्या सीन है, वहाँ पर जो बातें हैं उनमें किस हद तक हकीकत है। ये जो किला है भानगढ़ जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, एशिया का सबसे पुरसरार, भारत का सबसे पुरसरार किला है और ये दिल्ली से तकरीबन 235 किलोमीटर के फासले पर है। और 235 किलोमीटर के फासले के साथ साथ ये 7,71,000 फीट की ये ऊंचाई पर वाक़ई है। और ये किला जब आप इस रास्ते पर जब आप ट्रैवल करेंगे तो 2 किलोमीटर के मतलब पहले फासले से पहले आपको, किले से पहले एक सड़क नज़र आएगी जो कि कच्ची सड़क है और ये आपको उस किले तक लेकर जाएगी। किला जो भानगढ़ है बेसिकली ये राजस्थान के ज़िला अलवर के पहाड़ी सिलसिले अरावली में सारस्का नेशनल पार्क की हदूद में वाक़ई है। यहाँ पर जो करीब जो विलेज है उसको गोलका पास के नाम से जाना जाता है। गोलका पास जो है विलेज है वहाँ का, उसके करीब ये भानगढ़ मौजूद है जो कि राजस्थान में वाक़ई है। 3 अतराफ से इस किले को पहाड़ों ने, जबकि एक तरफ से कह लें कि घने दरख्तों का जो एक जंगल है उसके अंदर ये टूट फूट का शिकार किला वाक़ई है, लेकिन आज भी अपनी मिसाल आप है। अब इसकी अगर तामीर की बात करें तो 17वीं सदी ईस्वी में कह लें कि भानगढ़ किला है वो उसकी बुनियाद वहाँ पर की गई। इसको कहते हैं कि मान सिंह, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक था, ने अपने छोटे भाई मधु सिंह के लिए तामीर करवाया था। इस किले का नाम मधु सिंह ने अपने दादा भान सिंह के नाम पर रखा था। किला की जो फसील है उसके बाहर जब किला तामीर हो गया था तो उसके बाहर 200 घरों की कह लें कि बुनियाद रखी गई थी, जिसमें तकरीबन 1306 कमोबेश लोग वहाँ पर रहते थे, जिसकी वजह से ये एक नया गांव बन चुका था। फिर बाद में ये हुआ कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आए कि जिसकी वजह से गांव उजड़ गया, लेकिन ताहम अभी तक किला और उसकी दीवारें तो मौजूद है, गांव का पता नहीं है। इस किले की तामीर जो शुरू हुई थी, अगर हिस्ट्री को थोड़ा सा रीड करेंगे तो 1570 में इसको बनाने का आगाज़ किया था और 1602 में ये किला मुकम्मल हो गया था। अब अगली बात करते हैं कि इस किले के हवाले से जो दास्तानें मशहूर हैं, जिसकी वजह से इसे पूरी दुनिया का सबसे पुरसरार या फिर एशिया का सबसे पुरसरार किला कहा जाता है, आखिर उसकी क्या वजह है। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की दास्तानें यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें हम 1 बाय 1 2-3 जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, जिनको बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर लोगों के कहने की ज़्यादा ज़ुबान है, उनकी हम बात कर लेते हैं। इसमें पहली रिवायत ये है कि यहाँ पर जो मान सिंह अव्वल और मधु सिंह के वालिद राजा भगवंत दास ने ये किला जब बसाने का फ़ैसला किया तो इस जगह पर एक सन्यासी बाबा बालूनाथ वहाँ पर, जो कि कह लें कि अपने एक उनका बुद्ध मज़हब से ताल्लुक़ था, बुद्ध मत से, तो वो तलब निर्वाण के लिए वहाँ पर मौजूद थे। बुद्ध मत में तलब निर्वाण का जो इल्म होता है वो बेसिकली जिस्मों से रूह की आज़ादी का एक तसव्वुर वहाँ पर पाया जाता है, तो उस वजह से वो वहाँ पर मौजूद था। बालूनाथ को जब भगवंत दास के इस इरादे का पता चला कि यार वो यहाँ पर एक कह लें कि किला बसाना चाहता है, तो उसने इस बात पर नाराज़गी का इजहार किया। लेकिन फिर चूँकि राजा ने दिल बड़ा किया और बालूनाथ से बार बार इजाज़त तलब की और दरख्वास्त की, लेकिन हर बार फिर ये हुआ कि बालूनाथ ने यह कहकर दरख्वास्त रद्द कर दी कि शहर आबाद होने से उसकी इबादत और रियाजत में खलल वाक़ई होगा। आखिरकार राजा की मुसलसल कोशिशें कामयाब हुई और बेपनाह इसरार यकीन दहानियों के बाद, टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद, मतलब कि कंडीशनली बाबा उस जो बालूनाथ था उसने इस शर्त पर मतलब शहर बसाने की इजाज़त दे दी कि किला तामीर तो किया जाएगा लेकिन इसकी दीवारें इतनी ऊँची ना हों कि वो बालूनाथ की जो कुटिया थी जिसमें वो बैठकर इबादत किया करते थे उसके ऊपर किले की दीवारों का साया ना पड़े। राजा ने शर्त मंजूर कर ली और किला तामीर करवाया।
लेकिन फिर कहते हैं कि वक्त के साथ साथ ये हुआ कि लोग वो बालूनाथ से जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो बनाई गई थी उनको भूल गए। और फिर ये हुआ कि जब यहाँ का एक और राजा अजब सिंह जो था वो यहाँ का हुक्मरान बना, तो उसने किले की दीवारें ऊंची कर दी, क्योंकि बाबा से तो ये डील हुई थी कि बालूनाथ से कि किले की दीवारें इतनी ऊंची नहीं होंगी कि उसका साया बाबे की कुटिया पर पड़ेगा। लेकिन उसने इस बात को इग्नोर किया, जिससे फिर वो उस बाबा जी की इबादत में कहते हैं कि खलल वाक़या हुआ और फिर उसने बद्दुआ दी। इस वजह से पूरा शहर कहते हैं कि फिर तबाह हो गया। और फिर यही कहते हैं कि अब मकामी लोगों से अगर सुना जाए तो वो कहते हैं कि बालूनाथ की समाधि यानी कि जहाँ पर वो इबादत किया करते थे वो बानगढ़ के अंदर ही कहीं मौजूद है, और वो हर रोज़ रात को सूरज ढलने के बाद कहते हैं कि वो बाबा जी अभी भी नमूदार होते हैं। इसी तरीके से एक और रिवायत भी है। जी हाँ, दूसरी रिवायत ये है कि राजा मधु सिंह की बीवी रत्नावती के नाम से ये रिवायत बेसिकली मंसूब है। कहा जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा ज़हीन थी। मतलब कि बानगढ़ के जो लोग थे वो उसकी खूबसूरती और उसकी इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा उससे मुतासिर थे। और उन्हीं मुतासरीन में एक जो नाम था वो संघिया नाम का एक लड़का था जो कि काले इल्म का माहिर था, और वो उस शहज़ादी रत्नावती के इश्क में बहुत ज़्यादा मुब्तला था। तो उसने ये किया कि एक दिन उसने अतर की बोतल पर काला इल्म करके एक शहज़ादी की कनीज़ के तबस्सुत से रानी तक ये शीशी पहुँचाई। मकसद ये था कि रानी को हासिल कर सके, लेकिन रानी ने वो अतर नहीं सूंघा, बल्कि वो क्योंकि उसको संज्ञा को जानती थी कि वो काले जादू का भी माहिर है और वो उसको पसंद भी करता है, तो उसने उस बोतल को बिल्कुल नहीं सूंघा, बल्कि वो पूरी की पूरी बोतल कहते हैं कि एक चट्टान पर उलट दी। उसका नतीजा फिर ये हुआ कि वो चट्टान क्योंकि उसने तो ये अतर पे जो वो जादू किया था वो शहज़ादी को अपना दीवाना बनाने के लिए किया था, लेकिन काम उल्टा हो गया। उसने वो चट्टान पर जैसे ही उसको डाल दिया तो वो चट्टान फिर संज्ञा की तरफ कहते हैं कि लुढ़कने लगी, उसके पीछे भागने लगी, क्योंकि फिर वो उसकी आशिक हो गई थी। और ये मंजर देखकर उसने फिर काले जादू के वो जो माहिर संज्ञा था उसने फिर रानी को बद्दुआ दी और ख़ुद वो चट्टान के नीचे आकर मारा गया। लेकिन वो फिर उसकी बद्दुआ से ये हुआ कि कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा शहर तबाह हो गया। अच्छा, इस 24 घंटे वाले वाक़ये से ना एक और बात भी जुड़ी हुई है, वो भी मैं आपको बताना चलूँ। वो हुआ कुछ यूँ कि जब लोगों को पता चला वहाँ के, क्योंकि इसी वजह से फिर इंडिया का एक शहर जयपुर आबाद हुआ था। हुआ ये कि जैसे ही लोगों को ये बात पता चला कि जी संघिया ने बद्दुआ दे दी है कि 24 घंटे में एक दिन एक रात में गांव तबाह हो जाएगा, तो वहाँ पर गांव में तकरीबन कहते हैं कि उस दौर में 14,000 लोग उस टाइम 1605 में आबाद थे। तो उन्होंने जैसे ही जादू का सुना तो आधे से ज़्यादा लोग यानी कि 7-8 हज़ार लोग मिले और राजा के साथ वहाँ से फ़रार हो गए कि वो मरना नहीं चाहते थे। और फिर उन्होंने एक और मकाम आमिर पर जाकर रिहाइश रखी और बाद में फिर वही सब लोग लेकर इकट्ठे होकर एक शहर में आबाद हुए जिसको आज जयपुर के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से भानगढ़ को भी पुराना जयपुर कहा जाता है, जबकि नया जयपुर वो दूसरा वाला है। इसी तरीके से एक और रिवायत भी भानगढ़ के हवाले से मिलती है, लेकिन उसमें थोड़ा-सा फ़र्क है। और फ़र्क ये है कि अभी पिछली बार जो हमने स्टोरी सुनी उसमें तो ये था कि सिर्फ़ वो संघिया जो था वो काले इल्म का माहिर था, लेकिन कहा जाता है कि जो रत्नावती थी ये भी काले इल्म की माहिर थी। और वो संघिया के दरमियान कहते हैं कि अक्सर काले इल्म के मुकाबले होते रहा करते थे। इसलिए संघिया ने जब वो बात उसको रानी को बोतल भेजी अपने उस इरादे की वजह से, तो रानी बोतल को देखते ही समझ गई कि इस बोतल पर इल्म है, यानी कि कोई अमल किया हुआ है। चुनांचे उसने वो सिपाही भेजकर कह लें कि उस संघिया नामी वो जो जादूगर था उसको गिरफ्तार करवा लिया। और जब संघिया को रानी के सामने पेश किया तो रानी ने वही बोतल संघिया पर उलट दी। उससे फिर वो मारा गया, लेकिन उसने मरने से कबल कहते हैं कि फिर उसने भी बद्दुआ दी थी। और फिर अगले ही वर्ष कहते हैं कि जो पड़ोसी रियासत है ना भानगढ़ पे हमला कर दिया था, और फिर इसी लड़ाई के नतीजे में रत्नावती और भानगढ़ के तमाम अफराद मारे गए थे। तो फिर लोगों का ये भी कहना है कि इसी वजह से फिर वो जो रानी की जो आत्मा है वो कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद आज भी लोगों को दिखाई देती है। तो ये कुछ भानगढ़ के हवाले से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे। अगर आप यहाँ को इसको विज़िट करेंगे जाकर तो आपको यहाँ पर जाने के लिए 3 दीवारों की लेयर्स बनी हुई हैं। उन लेयर्स को आपको पार करना होगा, क्रॉस करना होगा। वो लेयर्स जब आप क्रॉस करेंगे तो आप भानगढ़ फोर्ट के अंदर दाखिल होंगे। इसमें फिर वहाँ पर क्योंकि ये एक किला था, यहाँ पर लोग रहा करते थे, तो इसके अंदर फिर अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उन्होंने वहाँ पर दुकानें भी बनाई थी। वहाँ पर ज्वेलर्स की शॉप्स भी थी वहाँ पर। इसके अलावा वहाँ पर एक डांसिंग प्लेस ऑफ डांस भी था जहाँ पर डांसिंग वगैरह की जाती थी। इसी तरीके से एलीट क्लास हर दौर में अलग रहना पसंद करती है, तो एलीट क्लास के रहने के लिए बाकायदा से एक अलग से वहाँ पर आबादी बनी हुई थी इसी किले के अंदर। इसी तरीके से यहाँ राजा महाराजा क्योंकि रहते हैं जहाँ पर, वहाँ पर फिर उन्होंने फैसले भी करने होते हैं, दरबार भी लगा रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी अदालतें, जेलें और ये सब चीज़ें आज भी मौजूद हैं जिनकी बाकियत आज भी बाकी है। इसी तरीके से उस दौर में जंगें वगैरह भी हुआ करती थी, तो हाथी या फिर घोड़ों को रखने के लिए वहाँ पर अस्तबल वगैरह इस तरह की चीज़ें भी किले में मौजूद है। राजा रानियों के बेहतरीन किस्म के महल भी मौजूद हैं। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि किले की जो सिक्योरिटी थी
उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए कि भाई बाहर से कोई हमला ना कर दे या इंटरनल किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस ना हो, किले का एक पहाड़ी सिलसिले में एक ऊपर जाकर काफ़ी ऊंचाई पर एक वाच टावर भी बनाया गया था, जहाँ से पूरे किले की सिक्योरिटी को मॉनिटर किया जाता था। इसी तरीके से इसके अंदर फिर पानी के तालाब भी हैं, अभी भी मौजूद हैं, जिसमें लोग जानवर आकर पानी पीते हैं। और फिर इस किले के हवाले से कह लें कि क्योंकि ये जंगल के करीब है, तो जंगली बेल्ट के अंदर पाया जाता है, तो यहाँ पर बिजली तो है नहीं, लेकिन हाँ करीबी जंगल जो है उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर मौजूद हैं, जिनमें शेर, चीते, बंदर वगैरह मौजूद, चमगादड़ें भी हैं। लेकिन आम तौर पर कुछ कह लें कि कुछ रूहानी और कुछ एक्सपर्ट्स की टीमें जब यहाँ पर गईं तो उन्होंने इस चीज़ को डिनाई कर दिया था। 2012 के अंदर ये टीम गई थी, जो कि कह लें कि पूरी एक रात इसने किले के अंदर स्टे किया था। नॉर्मली कहा जाता है कि कोई किले में अगर जाए रात में, या सूरज ढलने के बाद या सूरज निकलने से पहले चला जाए तो मारा जाता है, लेकिन वो टीम पूरी एक रात उसने वहाँ पर स्टे किया था। और उनका ही मानना था कि किले के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है। उनका जो एनालिसिस था वो ये था, क्योंकि बंदर किले के अंदर दरख्तों में और किले के अंदर मौजूद हैं, तो बंदर अलग अलग रंग बिरंगी आवाज़ें और रंग बिरंगी हरकतें करते हैं, जिसकी वजह से लोगों के जहन में एक ये साइकी बनी हुई है, एक ये इमेज बन चुका है कि यहाँ पर जन्नात हैं, यहाँ पर बदरूहें हैं। लेकिन उनका मानना है कि हमने पूरी रात वहाँ पर स्टे किया, लेकिन हमें वहाँ पर इस तरह के कोई एविडेंसेस या इस तरह के कोई प्रूफ्स नहीं मिले कि यहाँ पर किसी भी किस्म की ऐसी चीज़ों का बसेरा है। तो अब ये किला जो है बेसिकली ये मतलब अगर उनके एक्सपर्ट्स की बात की जाए तो वो कहते हैं कि बंदरों का है, लेकिन मकामी लोग कहते हैं कि यहाँ पर कोई जाए तो वापस नहीं आता। अब इसमें क्या सच्चाई है, ये मकामी लोगों की बात को ज़ाहिर है कि प्रेफर किया जाएगा। लेकिन ये किला अगर आप जाकर आप देखेंगे तो ये आधे से ज़्यादा तबाह हो चुका है और बस ख़त्म होने के करीब ही है। और उसकी वजह यही है कि प्रॉपर लुक आफ्टर, आमतौर पर इस तरह की चीज़ों की कल्चरल जो हेरिटेजेस होते हैं उनकी लुक आफ्टर वैसे हो नहीं सकती जैसे कि होनी चाहिए। तो अगर आप भी इस किले में जाएँ तो इन प्रिकॉशंस को, इन चीज़ों को देख लें, क्योंकि जान बहुत कीमती है। तो और वैसे भी कहते हैं कि पाबंदी है यहाँ पर, मगरिब के सूरज ढलने के बाद और निकलने से पहले आप वहाँ पर जा नहीं सकते। अब सही वीडियो भी बेनिफिट रही होगी यहाँ पर। इसी तरीके से और भी मैंने नूर महल की भी शेयर की है, किला डरावर की भी बात की है हमने, और भी वीडियोज़ हैं आप यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। ख्याल रखिएगा, फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।